फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर देखते हैं, लेक्चर नंबर 11 क्ले मिनरोलॉजी एंड सॉइल स्ट्रक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हम क्ले मिनरोलॉजी को कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था तीनों मिनरल्स के बारे में, काओलिनाइट, मोंटमोरेलोनाइट और इलाइट के बारे में। उन तीनों की मैं एक समरी बना देता हूं, जिससे आपको वो तीनों स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल वो समरी अगर आप टेबल को आप देख लोगे ना, तो उससे ही क्वेश्चन बनेगा 100%। अगर कोई क्वेश्चन बनता है इस यूनिट में तो उस समरी को आप देख जाएंगे, और अगर वो समरी समझ नहीं आती उसके लिए आप डिटेल पढ़ लेना, ठीक है ना। तो उन तीनों को मैं क्लब कर देता हूं नोट लिख करके। तो देखो भाई, हमारे क्या चीज थी, हमारे 3 मिनरल थे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को मैं इसके अंदर क्लब करूंगा। कौन कौन से थे देखो, पहला था हमारा काओलिनाइट। अब देखो दूसरा जो था ना मोंटमोरेलोनाइट लिखा था मैंने, लेकिन मैं यहां पर नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? यहां पर मैं लिखूंगा आपको इलाइट। आपको वैसे अब समझ में आ गया होगा यहां पर मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी थी इन दोनों के मध्य थी, इसलिए इसको अपन बीच में लिखेंगे, जिससे आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो। तो देखो भाई, यूनिट थिकनेस इसकी कितनी होती थी, चलो लिखते हैं अभी 1 बाय 1। यूनिट थिकनेस के बाद में पार्टिकल साइज, बॉन्ड, स्वेलिंग, श्रिंकेज, और उसके बाद में फिर लास्ट था हमारा एग्जाम्पल। तो मैं आपको बताता हूं, ये हमारे मिनरल्स हैं तीनों। यूनिट थिकनेस काओलिनाइट की कितनी थी, एक यूनिट की 7 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब ये होता है। तो 7 का मतलब क्या हो गया, 7 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखो, इलाइट की कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम। मोंटमोरेलोनाइट की, इसकी भी 10 एंगस्ट्रॉम। पार्टिकल साइज की बात करते हैं तो इसका होता था 50 से 2000 नैनोमीटर। मोंटमोरेलोनाइट का कितना था हमारा, इसका था 3 नैनोमीटर। इसका क्या था इन दोनों के बीच में, 30 नैनोमीटर। इसलिए मैंने इसको बीच में लिखा है, ताकि इसकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच में आती रहे। बॉन्ड इसका सबसे स्ट्रॉन्ग था, कौन सा बॉन्ड था इसका था भाई हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो हमारा मोंटमोरेलोनाइट था, इसका कौन सा बॉन्ड था, इसका था हमारा वाटर बॉन्ड, प्लस में एक्सचेंजेबल आयंस, ठीक। और इसका कौन सा था, इसका था हमारा कौन सा बॉन्ड, इसका था हमारा आयोनिक बॉन्ड प्लस के प्लस का मतलब पोटेशियम है ये, ठीक। स्वेलिंग श्रिंकेज इसमें सबसे कम होती थी और इसमें सबसे ज्यादा होती थी, और इसमें क्या होती थी, इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल था वो था हमारा चाइना क्ले, इसका था माइका, और इसका ब्लैक कॉटन सॉइल। तो देखो भाई, हमने एक टेबल के अंदर ये सारी चीजों को लिख दिया, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो हमारे काम के आने वाले थे, वो सारे लिख दिए। आपको एक चीज और है कि हमारा जो स्ट्रक्चर, जो यूनिट की जो शेप रहती है, इसकी कैसी होती है, इसकी होती है हमारी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और इन दोनों का कैसा बनता है, इन दोनों बनता है सैंडविच्ड। सैंडविच्ड का मतलब होता है बीच में 2 शीट्स के बीच में दबा हुआ। बात क्लियर है? तो आप इसको उतार लो भाई। इसके बाद अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसके बारे में आपको बताता हूं, मैं इसे मिटाता हूं। अब इसमें हम लिखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। मेन हेडिंग डालेंगे सॉइल स्ट्रक्चर।
हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं फिर से बताता हूं आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा था किस चीज के बारे में, शीट्स के बारे में। वो शीट्स जो है आपस में मिलकर के यूनिट बनाती है। यूनिट से क्या बनता है हमारा, एक मिनरल बनता है। और जो एक मिनरल है ऐसे बन बन करके वो मिलते हैं हमारे, तब जाके क्या बनता है हमारा, एक पार्टिकल बनता है। और वो जो पार्टिकल हैं, अब देखो ये एक पार्टिकल बनेगा, ये दूसरा बन गया, हो सकता है पार्टिकल हमारा फ्लैकी हो। तो ये जो पार्टिकल है आपस में, इसमें काफी सारी चीजें इस पार्टिकल के अंदर, इसमें काफी सारे मिनरल्स और उस मिनरल में शीट्स हैं। अब कुल मिला के हमारा ये बन चुका है पार्टिकल। पार्टिकल की शेप हमारी ऐसी भी हो सकती है, फ्लैकी, चपटे भी हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये आपस में किस तरह से जुड़ रहे हैं। इन पर जो फोर्स लग रहा है ना पार्टिकल पर, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इन दोनों का वेट क्या है, ज्यादा है। इन दोनों का वेट ज्यादा है तो ये कैसे नीचे गिरेंगे, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसे। तो ये जो पार्टिकल है इस तरीके से, अगर हमने इन पार्टिकल ऊपर से छोड़ेंगे तो ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि उनका वेट ज्यादा है, उनका साइज ज्यादा है, तो उनका वेट भी ज्यादा है। तो इस तरह से अरेंज हो गए। कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन साथ में इनके ऊपर चार्ज भी है। चार्ज है तो पार्टिकल आपस में ऐसे चिपक जाएंगे। ये पार्टिकल यूं चिपक गया, यूं चिपक गया, इस तरह से एक स्ट्रक्चर हमारा कैसा बना सॉइल का, ये बन गया। हो सकता है फ्लैकी पार्टिकल, तो फ्लैकी पार्टिकल देखो ऐसे भी चिपक सकते हैं आपस में। कैसे? फेस टू फेस। उनका ये फेस है, ये फेस, ये फेस आपस में चिपक रहे हैं ऐसे, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, पार्टिकल हमारे फेस टू फेस ना चिपक करके कैसे चिपक रहे हैं, हमारे पार्टिकल्स हमारे ऐसे चिपक रहे हैं। ये हमारा फेस है, ये इसकी एज है, ये फेस है, ये एज है, इस तरह से चिपक रहे हैं। तो हमारे किसी भी प्रकार से पार्टिकल्स चिपक सकते हैं। तो उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग चिपकते हैं पार्टिकल्स, उसके अकॉर्डिंग वो अरेंज होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? उनके ऊपर लगे हुए फोर्स के अकॉर्डिंग। तो फोर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फोर्स। वॉल्यूमेट्रिक फोर्स कौन सा होता है? जो किस पर डिपेंड करता है? उसकी वॉल्यूम पर। जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतना ज्यादा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो वेट पर डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? जितना ज्यादा उसकी वॉल्यूम होगी उतना ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया एक तो हमारा। और दूसरा फोर्स कौन सा होता है? जो उसके वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर कर रहा है? केवल सरफेस एरिया पर। तो वो कौन से फोर्स होते हैं हमारे? सरफेस फोर्स होते हैं। तो जो हमारे सरफेस फोर्स होते हैं, ये दोनों फोर्स होते हैं। एक तो वॉल्यूमेट्रिक फोर्स होता है, दूसरा होता है हमारा सरफेस फोर्स। अब इन दोनों फोर्सेस की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो जिन पार्टिकल्स के अंदर जो हमारे कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो वॉल्यूमेट्रिक फोर्स के कारण अरेंज होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो वो अरेंज होंगे, वो अलग नाम से जाने जाएंगे। कुछ हमारे सरफेस फोर्स के कारण अरेंज होंगे, वो कुछ अलग नाम से जाने जाएंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं वो अरेंजमेंट को हम देखते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना, डिफरेंट फोर्स के आधार पर पार्टिकल्स डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मैनर में अरेंज होते हैं। इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर। तो हमको दिखने में तो सॉइल बाहर से तो हमको मिट्टी दिख रही है, लेकिन वो इंटरनली अलग प्रकार से अरेंज हुए पड़े हैं। कुछ तो फेस टू फेस, कुछ कैसे, वो हम सब कुछ देखते हैं। तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, वो दोनों देखेंगे अपन। तो मैं पहले इसमें एक लाइन लिखता हूं, सॉइल पार्टिकल्स पर मौजूद फोर्सेस के आधार पर ये पार्टिकल्स अलग अलग मैनर में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मैनर में अरेंज होते हैं। पार्टिकल्स के इस अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है? सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अपने दो प्रकार के सॉइल स्ट्रक्चर होंगे। एक तो हमारा कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। तो देखो भाई, कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होगा हमारा कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर के अंदर? एक तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं डायरेक्टली गिरेंगे। किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं। इसमें दो प्रकार के हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर का पहले मैं शेप लिख देता हूं।
कोर्स ग्रेन्ड सॉइल पार्टिकल्स की शेप सामान्यतः कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। अब ये चीज ध्यान रखना, जो स्फेरिकल है ना उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, और जो हमारे चपटे होते हैं ना इस तरह से, उन पर कौन सा फोर्स? ये हमारे शीट से मिलके बने होते हैं। शीट से मिलके बने मतलब ये हमारे क्ले के पार्टिकल है, इन पर क्या होगा? चार्ज होगा सरफेस पर, तो इस पर कौन सा फोर्स होगा? सरफेस फोर्स अधिक होगा। इनमें ग्रेविटेशनल अधिक होता है, इनमें सरफेस फोर्स अधिक होता है। तो ये अरेंज होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर, ये सरफेस फोर्स के आधार पर अरेंज होंगे, ठीक है ना। तो इनका मैंने शेप इसलिए पहले लिखवा दी। तो पहले हम लिखते हैं कोर्स ग्रेन्ड के बारे में। तो कोर्स ग्रेन्ड की शेप तो लिख दी हमने, सामान्य स्फेरिकल होती है। इसके निम्न स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे? पहला जो स्ट्रक्चर है इसका वो है हमारा कौन सा स्ट्रक्चर? पहला स्ट्रक्चर है हमारा इसमें सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। तो सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर की बात करता हूं मैं आपसे। देखो क्या होता है, सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है हमारा, जो हमारे पार्टिकल्स रहते हैं उन पार्टिकल्स में किस तरह, हेलो तो सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर हमारे कौन से होते हैं? इन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, जो हमारे पार्टिकल्स है ना ये, इन पर इनका साइज 0.02 mm से क्या होता है? अधिक होता है। तो इनका अधिक होने पर इनका जो वेट है, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर ज्यादा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण कैसे सेटल होंगे? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल होते हैं ये। तो ये पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। अब हो सकता है कि किसी पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। जिसकी ज्यादा है वो तो क्या है, बिल्कुल क्लोजली पास पास में गिरेंगे, और कुछ कैसे अरेंज हो जाएंगे? थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे अरेंज। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये भी सिंगल ग्रेन्ड है और ये भी सिंगल ग्रेन्ड है। सिंगल ग्रेन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पार्टिकल्स आपस में कैसे गिरते हैं? एक इंडिविजुअल अलग अलग गिरते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये तो हमारा कौन सा, ये भी सिंगल ग्रेन्ड है, लेकिन ये सिंगल ग्रेन्ड डेंस स्ट्रक्चर है और ये सिंगल ग्रेन्ड लूज स्ट्रक्चर है। ये किस पर डिपेंड करता है? अगर जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है वो तो क्लोजली स्पेस होंगे, और जिनकी कम है वो क्या है? थोड़ा सा दूर दूर गिरेंगे। तो ये तो हमारा पहला हो गया। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, ये किस पार्टिकल साइज में होगा? 0.02 mm से अधिक पार्टिकल साइज में सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर हमारा मौजूद होता है। ये कितने प्रकार का होता है? ये भी दो, एक तो डेंस और दूसरा लूज। तो इसके बारे में अपन एक दो लाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इनमें प्रमुख फोर्स कौन सा होता है? वॉल्यूमेट्रिक फोर्स। यह स्ट्रक्चर 0.02 mm से अधिक साइज के पार्टिकल्स में प्राप्त होता है। ठीक है, इससे अधिक साइज के पार्टिकल प्राप्त होगा, और इन पार्टिकल्स में मेन फोर्स कौन सा होता है? वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल। वॉल्यूमेट्रिक होता है, जिससे ये पार्टिकल्स अपने वेट के कारण एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएंगे सारे पार्टिकल्स। बात करें किसके कारण? वॉल्यूमेट्रिक फोर्स। यहां पर मेन फोर्स कौन सा होता है? वॉल्यूमेट्रिक होता है। वॉल्यूमेट्रिक फोर्स कौन सा होता है? हमारा ग्रेविटेशनल। बात क्लियर है?
स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर ये पार्टिकल्स निम्न दो प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है, आप इतना लिखो, मैं इसे मिटाता हूं। कैसे कैसे अरेंज होंगे? जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है वो पार्टिकल क्लोजली, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है वो दूर दूर। ठीक है ना, मैं इसे मिटाता हूं, उसको मैं डायग्राम में बता दूंगा। तो कैसे कैसे अरेंज होते हैं वो अपन लिखते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए इसको ऐसे लिखते हैं अपन। देखो, एक तो क्या होगा, अधिक स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कैसे होंगे वो? क्लोजली स्पेस्ड। कैसे बनेगा? ऐसा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे डेंस स्ट्रक्चर। ये कौन सा है हमारा? कम स्पेसिफिक ग्रेविटी, लूज स्पेस्ड। ये कौन सा होगा हमारा? ये थोड़ा क्लोजली नहीं होते, थोड़ा ओपनली स्पेस्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, खुले खुले पड़े रहते हैं। तो दोनों ही हमारे कौन से स्ट्रक्चर हैं? ये भी हमारा सिंगल ग्रेन है और ये भी सिंगल ग्रेन है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? अधिक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? कम है। तो ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल डेंस पैक हो जाते हैं, ये डेंस स्ट्रक्चर है। तो ये इसको अगर पूरा बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं? सिंगल ग्रेन्ड डेंस स्ट्रक्चर। इसको बोलूंगा क्या बोलूंगा मैं? सिंगल ग्रेन्ड लूज स्ट्रक्चर। बात क्लियर है? तो ये हमारे कुछ क्या है? स्ट्रक्चर थे। तो ये हमारा हमारा पहला पार्ट हो चुका है। वो कौन सा था? हमारा सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। तो ये कोर्स का ही पार्ट चल रहा है। कोर्स के अंदर ये किसके अंदर मिलता है? आपको ध्यान क्या रखना है? इसको 0.02 mm से अधिक साइज के पार्टिकल्स मिलता है। अब मैं दूसरा लिखता हूं, इसे मिटाता हूं मैं। दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा है हमारा, सेकंड कौन सा है? वो है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, मधुमक्खी का छत्ता। हनी कॉम्ब क्या होता है? हमारे जो पार्टिकल जिनका साइज क्या है? 0.02 mm, 0.0002 mm से इसके बीच में है ना, वो तो था क्या? 0.02 से ज्यादा। एक होंगे हमारे 0.0002 mm से कम। तो ये तो हमारे क्ले के पार्टिकल हो गए, इससे छोटे हो गए, 2 माइक्रोन से छोटे हो गए ये तो। और ये हमारे किस में? कोर्स ग्रेन में। कोर्स ग्रेन में सैंड और ग्रेवल होता है। तो ये सैंड के ही चल रहे हैं, तो ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। अब रेंज कौन सी रहेगी? 0.0002 mm से 0.02 mm। अब ये कौन से हैं? देखो, याद कैसे रखोगे आप? इसमें तो हमारा कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल, क्योंकि इसमें वेट ज्यादा होता है। और ये कौन सा फोर्स है? इसके अंदर हमारा केवल सरफेस फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि क्ले पार्टिकल्स में इतना वेट नहीं होता, उन पर चार्ज होता है सरफेस पर, इसलिए इनमें कौन सा फोर्स होता है? सरफेस फोर्स होता है। तो ये बीच वाले जो रह गए ना, इसमें दोनों ही फोर्स रहते हैं। इसमें रेंज देखो 0.0002 से 0.02 तक है। मतलब इसके अंदर हमारे सरफेस फोर्स भी रहेगा, इसमें वॉल्यूमेट्रिक फोर्स भी रहेगा, दोनों ही फोर्सेस रहते हैं इस वाली रेंज के अंदर। तो ये पार्टिकल हमारे किस तरह से अरेंज होंगे? ये देखो, इसमें जो पार्टिकल है इसमें तो कैसे गिरता था? ग्रेविटी के कारण तो वो चिपक जाते थे आपस में एक दूसरे से, इस तरीके से वेट के कारण दब रहे हैं।
इसमें कैसे अरेंज होगा, ये चार्ज के कारण सरफेस से सरफेस टच होगी, ठीक, चार्ज के कारण। जैसे मान लीजिए इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, ऐसे चिपकते चले जा रहे हैं, या हो सकता है ये ऐसे चिपकते चले जा रहे हैं। तो मतलब ये सरफेस से सरफेस टच हो रहा है। आयंस जो है हमारे, जो चार्ज है उसके कारण ये इस तरह से अरेंज होंगे। तो ये वाले कैसे अरेंज होंगे, ये वाले ग्रेविटी के कारण बैठेंगे। ऊपर से मैंने 20 पार्टिकल गिराए थे, 20 में से नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लेकिन ऊपर चार्ज भी है। तो कुछ पार्टिकल जो है इस तरह से ग्रेविटी के कारण नीचे बैठते जा रहे हैं ना, ऊपर से ये पार्टिकल गिरा और इसका साइज इससे क्या था, कम था, इस वाले पार्टिकल का साइज। तो ये ऊपर से गिर तो ग्रेविटी के कारण रहा है, लेकिन जैसे उसके ऊपर सरफेस फोर्स भी है, चार्ज भी है। जैसे ये यहां पे पहुंचा तो इससे चिपक गया। क्यों चिपक गया, क्योंकि सरफेस फोर्स ज्यादा था ग्रेविटी फोर्स से, ग्रेविटी फोर्स की तुलना में। तो इसका साइज छोटा है, इसका ज्यादा है, तो ये किसके कारण चिपक गया, ये चिपक गया सरफेस फोर्स, क्योंकि इन पार्टिकल में दोनों चीजें, चार्ज भी है और वेट भी है। तो ये गिर तो वेट के कारण रहा था, लेकिन यहां जाके चिपक गया। ऐसे ही एक पार्टिकल और था, वो भी यहां जाके चिपक गया, वो यहां चिपक गया, इस तरह से। और कुछ जो भारी थे वो नीचे पहुंच गए, वो नीचे चिपक गए ऐसे। तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, जहां बीच बीच में क्या है, बिल्कुल प्रॉपर गैप रहता है, ऐसे ऐसे गैप मिलता है। तो ये किसके कारण चिपक रहे हैं, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और हमारा चार्ज भी लग रहा है। इन दोनों ही चीजों के कारण ये हमारे जो पार्टिकल्स है वो आपस में अरेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्या बन रहा है हमारा, अगर मैं इसको पार्टिकल को लाइन के रूप में दिखाऊं तो ये मेरे को ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक, ऐसा दिख रहा है मेरे को कुछ। तो ये क्या है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना बन रही है, बीच में से खाली है जिसमें शहद भरा रहता है, बाकी इसकी बाउंड्री 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 चल रही है। इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। मधुमक्खी के छत्ते का जैसा स्ट्रक्चर है हमारा। तो आपको मैं एक बार याद करा देता हूं, जिनका साइज 0.02 mm से अधिक होता है वो हमारे कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उन पर काम करता है, वो ग्रेविटी के कारण नीचे बैठेंगे, एक दूसरे के ऊपर दबाते हुए, कंप्रेस करते हुए चिपक जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल होते हैं हमारे, इनमें सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बनता है। जो ये होते हैं 0.0002 mm से छोटे होते हैं, मतलब वो क्ले के पार्टिकल होते हैं। क्ले के पार्टिकल है तो उनके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। हम पढ़ चुके हैं क्ले मिनरोलॉजी में, वो केवल क्ले मिनरोलॉजी थी, वो सैंड के पार्टिकल नहीं थे, वो छोटे पार्टिकल थे, 2 माइक्रोन से कम। तो 2 माइक्रोन से कम है। इसके ऊपर सरफेस फोर्स होगा। सरफेस फोर्स मतलब किसके कारण चिपकेंगे, वो चिपकेंगे केवल किसके कारण, हमारे चार्ज के कारण, ठीक है। लेकिन ये जो इस रेंज में रह गए, इनके पास दोनों चीज होगी, इनके पास ग्रेविटेशन फोर्स भी होगा और चार्ज भी रहेगा, सरफेस चार्ज। तो वो गिरेंगे ग्रेविटी के कारण, लेकिन जहां पर जिस पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है और चार्ज ज्यादा है, वहीं पर वो चिपक जाएंगे हवा में ही, उस पार्टिकल से दूसरा चिपक जाएगा। और इस तरह से पार्टिकल जो बीच में वॉइड्स छोड़ते हुए, बीच में छेद छोड़ते हुए इस तरह से चिपकते हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसकी शेप होती है, इसलिए इसको, इस स्ट्रक्चर को अपन हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे तीनों स्ट्रक्चर थे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई। रेंज याद रखनी है आपको, 0.02 mm, 0.0002 mm। बात क्लियर है। तो इसके बाद में अपन इसके अंदर इसको लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी को अपन। क्या होता है अपना ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में देखते हैं अपन आगे। तो मैं इसके बारे में आपको लिखवाता हूं कि हमारा ये कौन सा होता है। लिखें भाई इसके बारे में। यह स्ट्रक्चर 0.0002 mm से 0.02 mm 0.0002 mm से 0.02 mm के पार्टिकल्स में प्राप्त होता है। बात क्लियर है, इन पार्टिकल्स में प्राप्त होता है। तो इनमें बताओ मेरे को कौन सा फोर्स अपना डोमिनेंट मतलब प्रमुख होता है। इन पार्टिकल्स में वॉल्यूमेट्रिक व सरफेस फोर्स दोनों ही कार्य करते हैं। अतः जब इस साइज के पार्टिकल्स
अपने वेट के कारण सेटल होते हैं तो कुछ पार्टिकल्स आपस में चार्ज की वजह से जुड़ जाते हैं। किसकी वजह से जुड़ जाते हैं? चार्ज की वजह। जो उनके ऊपर सरफेस पर जो चार्ज लग रहा है ना, आयंस, उस चार्ज की वजह से जुड़ जाते हैं। इस तरह से इस स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स बीच बीच में गैप छोड़ते हुए जुड़ते हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो मैं इसको बना देता हूं। तो इस प्रकार जो हमारा बन रहा है, ये भी किसका है? कोर्स ग्रेन का। आपको दिख रहा है ना इसमें पार्टिकल कैसे हैं? पार्टिकल जो है हमारे इसमें स्फेरिकल है, और वो लाइन मैंने पहले लिखवा दी आपको। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारा? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। बात क्लियर है? तो ये था हमारा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर थे वो किसके थे? कोर्स ग्रेन सॉइल के थे। मैं इसे मिटाता हूं। तो दोनों स्ट्रक्चर हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल के थे। अब हम देखते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे अब हम देखते हैं बी, लिखते हैं हम। तो बी पार्ट है हमारा, वो क्या है? फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। तो पहली लाइन तो इसमें ये लिखते हैं हम कि इन पार्टिकल्स की, एक मिनट, ये कौन से पार्टिकल होते हैं? हमारे क्ले पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स सामान्यतः क्ले पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी शेप कैसी होती है? फ्लैकी, चपटे होते हैं। ये फ्लैकी होती है, और इन पार्टिकल्स में मेन फोर्स, मुख्य फोर्स कौन सा होता है? मेन फोर्स सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स कौन सा है? चार्ज। सरफेस फोर्स होता है। क्लियर है बात? कौन सा फोर्स होता है? सरफेस फोर्स होता है। इनमें इनके
जुड़ने के आधार पर ये निम्न प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जुड़ने के आधार पर निम्न प्रकार से, तो पहला जो इसमें बनता है ना हमारा स्ट्रक्चर, वो कौन सा बनता है हमारा? वो बनता है हमारा डिस्पर्स्ड या ओरिएंटेड स्ट्रक्चर। डिस्पर्स्ड या ओरिएंटेड स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर या ओरिएंटेड स्ट्रक्चर, इसके बारे में देखते हैं। तो भाई मैंने बताया आपको ये फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर जो है ये केवल किस में पाया जाएगा? हमारे क्ले में, क्ले पार्टिकल्स में। तो फाइन यहां पर अपन सैंड को नहीं बोल रहे, सिल्ट को नहीं बोल रहे, स्पेशली अपन किसको बोल रहे हैं? अपन क्ले को बोल रहे हैं, केवल अपना पूरा फोकस क्ले पर है। तो अपन इसको क्ले स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर ना बोल करके। तो ये पार्टिकल सामान्यतः क्ले पार्टिकल्स होते हैं जिनकी शेप कैसी होती है? फ्लैकी, मतलब चपटे होते हैं, इस तरह की शेप होती है इनकी। बात क्लियर है? तो इनके ऊपर हमारे चार्ज रहते हैं, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चार्ज रहते हैं। तो ये हुआ किसी दूसरे पार्टिकल में ऐसे प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। अब क्या है, इन पार्टिकल्स में मेन फोर्स कौन सा होगा? मेन फोर्स उनके ऊपर सरफेस फोर्स मतलब चार्ज होगा इनके ऊपर। इनमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, क्योंकि इनका जो साइज है बहुत महीन होता है, बहुत महीन साइज है, तो उसका वेट नहीं होगा। वेट नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। तो ये आपस में कैसे जुड़ेंगे? ये जुड़ेंगे, इनके जुड़ने के आधार पर ये निम्न प्रकार के स्ट्रक्चर। तो आपस में ये कैसे जुड़ेंगे? या तो ऐसे जुड़ेंगे भाई, ये पार्टिकल मेरा देखो माइनस प्लस माइनस, और जो दूसरा था वो था मेरा प्लस माइनस प्लस। तो देखो माइनस प्लस जुड़ गए यहाँ पे। ऐसे ही कोई तीसरा पार्टिकल था वो माइनस प्लस माइनस, और ऐसे जुड़ते चले गए हमारे। तो ऐसे जुड़ रहे हैं हमारे पार्टिकल्स। इस प्रकार से अगर हमारे पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं? ये इसका फेस है, ये इसका फेस है, तो फेस टू फेस जुड़ रहे हैं ये पार्टिकल। जब पार्टिकल्स फेस टू फेस जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ओरिएंटेड स्ट्रक्चर या डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। आपको समझाऊं तो जैसे अपने ऑलपिन होती है, ऑलपिन, तो आप ऑलपिन में इस तरह से करना, काफी सारी ऑलपिन को आप लटकाओगे तो एक दूसरे से चिपक जाती हैं ये, ठीक, एक के नीचे ऐसे, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, ठीक है। तो आपने देखा अगर अब मैं उसको ऐसे कर दूं तो क्या हो गया? ये पैरेलल स्ट्रक्चर बन गया ये हमारा, फेस टू फेस जुड़ रहे हैं हमारे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आलपिन कैसे जुड़ती है हमारी? अब आलपिन के ऊपर कोई हमारे किसी मैग्नेट काम कर रहा है क्या? नहीं, लेकिन उनका क्या सरफेस फोर्स बहुत ही ज्यादा कम होता है, उसके कारण वो अपने आप मैग्नेट की तरह काम करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट के संपर्क में रहती हैं बहुत टाइम तक, उनके अंदर चुंबकीय गुण आ चुके हैं। अब आप उन आलपिन को इस तरह से लटकाओगे ना, तो हो सकता है वो आलपिन सीधी सीधी चिपकती चली जाए, या हो सकता है एक आलपिन पे दूसरी यूं लग गई, फिर तीसरी ऐसे लग गई, ऐसे लग गई। तो दो प्रकार से जुड़ती हैं वो, या तो वो ऐसे जुड़ेंगी, या फिर वो कुछ खड़ी हैं, कुछ वर्टिकल, कुछ हॉरिजॉन्टल। दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं। ये स्ट्रक्चर कहलाता है डिस्पर्स्ड या ओरिएंटेड, और इसको बोलते हैं फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एक ही फोर्स काम कर रहा है, सरफेस फोर्स। वॉल्यूमेट्रिक फोर्स काम नहीं कर रहा है। इसके बारे में अपन लिखेंगे। तो जो हमारे, अब इन दोनों की आप प्रॉपर्टीज एक बार देख लो, जिससे आपको अंतर क्लियर हो जाए कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। इन दोनों ही जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों ही स्ट्रक्चर में हमारे बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो अंतर ही हमारे काम के हैं। तो पहली बात तो क्या है, ये देखो इस तरह से अगर ये फेस टू फेस जुड़ रहा है तब तो कहलाएगा ये, और अगर कैसे जुड़ रहा है वो इस तरह से। ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? ये कैसे जुड़ रहा है? ये हमारा जुड़ रहा है देखो फेस टू एज। बात क्लियर है? फेस से क्या मिल रही है? एज मिल रही है, या फिर एज टू एज। ये एज है, ये एज है, तो फेस से एज मिल रही है। देखो ये तो इसका फेस था नीचे वाला हिस्सा, ये इसकी एज है, तो फेस से एज मिल गई या फिर एज से एज मिल गई। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फेस टू फेस या फेस टू एज। और ये कौन सा है? ओनली फेस टू फेस। बात क्लियर है? और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा है, अगर हम पानी इसके अंदर डालेंगे ना तो ये क्या है? फूल जाएगा। ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स अगर आप इसमें डालोगे तो पैरेलली तो उसमें एंटर कर जाएगा, और ये कैसा हो गया? ऐसा हो गया स्ट्रक्चर, मतलब फूल चुका है, स्वेलिंग हो गई, पानी निकल गया, फिर से दब गया, ये श्रिंकेज हो गया। तो इन स्ट्रक्चर में स्वेलिंग श्रिंकेज क्या होती है? ज्यादा होती है। दोनों ही चीजें, स्वेलिंग भी ज्यादा होती है, श्रिंकेज भी। इनमें होगा क्या? इनमें नहीं होगा। पानी जाना है, चला गया, स्पेस था, पानी बाहर निकल गया। स्वेलिंग श्रिंकेज क्या होती है? इनके अंदर कम होती है। तो हमको ये चीज समझ में आ गई भाई कि इन स्ट्रक्चर के अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज ज्यादा होगी और उसमें कम होगी। ऐसे ही ध्यान रखना है आपको, ये डायग्राम से ही समझ जाओगे। अब बात करते हैं हम शेयर स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी की। अगर मैं परमेबिलिटी की बात करता हूं इसके अंदर, तो देखो
पानी जो है उसको मैं ऊपर से डाल रहा हूं और नीचे पहुंचना है यहां पे, तो पानी के लिए निकलने के लिए देखो यूं जाएगा, फिर वो यूं जाएगा, फिर वो यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, तब जाके नीचे पहुंचेगा। मतलब बड़ी मुश्किल से पानी नीचे जा पा रहा है, क्योंकि क्या बनी हुई है, लेयर्स बनी हुई है एक तरह से, और लेयर्स के परपेंडिकुलर पानी का जाना तो बहुत मुश्किल है। तो इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन यहां पानी आराम से चला जाएगा, क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स खड़े भी तो हैं, तो आराम से जाने के लिए उसके अंदर स्पेस अवेलेबल होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनकी परमेबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। भाई हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसकी तुलना में, तो परमेबिलिटी इसकी तुलना में कम होती है, इसकी उसकी तुलना में कम होती है, और इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब रहेगी शेयर स्ट्रेंथ। तो शेयर स्ट्रेंथ क्या है, इन पार्टिकल्स को अगर मैं इसके ऊपर लोड लगा दूं, तो ये देखो ये जो पार्टिकल है मेरे, इनकी शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, अगर मैं इस तरह से, ये परत बनी हुई है, अगर मैं यहां से इनको यूं खिसकाना चाहूं तो परत आगे चली जाएगी। भाई ताश की गड्डी है मेरे पास खूब सारी ऐसे, तो अपन यूं करते हैं हटते उसको, तो देखो अगर मैं इस तरह से उंगली मारूं उसमें, तो 2-4 निकल जाएंगे बाहर। क्यों? क्योंकि वो परत ही तो थी, आराम से निकल गई, वो जुड़ी हुई तो है नहीं, आगे किसी से रुक नहीं रही। तो इनकी शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है शेयर स्ट्रेंथ। और इसमें क्या है, अगर आप यूं लगा रहे तो सामने खड़ा है ये इस तरह से पार्टिकल, कुछ पार्टिकल खड़े हैं, तो वो क्या है, इसको मूव नहीं होने दे रहे। नहीं होने दे रहे का मतलब क्या है, इसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, अधिक होती है इसकी शेयर स्ट्रेंथ। तो ये कुछ इनके डिफरेंस थे चारों। इसकी स्वेलिंग श्रिंकेज अधिक होती है, इसकी कम होती है। इसकी परमेबिलिटी और शेयर स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी अधिक होती है। ये फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है, ये फेस टू एज या फिर एज टू एज ओरिएंटेशन होता है। दोनों ही कौन से साइज के पार्टिकल मिलते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर 0.0002 mm से कम साइज के पार्टिकल्स में मिलते हैं। तो इन सभी चीजों को अपन इसके अंदर लिखते हैं। तो ये हमारे इसका जो एग्जांपल है हमारे डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर का, इसका एग्जांपल है हमारा मरीन सॉइल। जो मरीन सॉइल होती है ना, वो कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। और जो हमारी लैक्स्ट्राइन सॉइल होती है वो किसका एग्जांपल हमारे, वो है फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर का। बात क्लियर है? तो अब हम इनके बारे में, दोनों के बारे में डिटेल में लिखते हैं। तो हम लिखते हैं इनके बारे में, डिस्पर्स्ड या ओरिएंटेड स्ट्रक्चर। इसमें लिखते हैं यह स्ट्रक्चर 0.0002 mm से कम साइज के पार्टिकल्स में मौजूद होता है। मतलब 2 माइक्रोन, आप इसको लिख लेना 0.0002 mm या 2 माइक्रोन, एक ही बात है, से कम साइज के पार्टिकल में मौजूद होता है। यह स्ट्रक्चर कॉमा पार्टिकल्स के फेस टू, एक मिनट, वो तो हम फेस टू फेस अरेंजमेंट के कारण प्राप्त होता है। अतः इसमें पार्टिकल्स पैरेलली प्लेस्ड होते हैं। कैसे रखे होते हैं? बिल्कुल पैरेलल, ठीक है ना, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स में स्वेलिंग व श्रिंकेज अधिक होती है, जबकि इनकी परमेबिलिटी व शीयर स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। बात क्लियर है?
तो मैं इनका बताता हूँ आपको, इस तरह से जुड़े होते हैं ये पार्टिकल्स किस तरह से जुड़े होते हैं। तो ये पार्टिकल्स हमारे किस तरह से जुड़े होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं। अब देखो ये तो मैंने आपको केवल लाइन के रूप में दिखा दिया, अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ तो इनके ऊपर चार्ज इस तरह से रहते, जैसे प्लस माइनस प्लस है, ये दूसरा वाला हमारा माइनस प्लस माइनस, ये वाला हमारा मान लीजिए प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ऐसे चुपके रहते हैं ये, लेकिन मैं इसको लाइन के रूप में दिखा पा रहा हूँ, इस तरह से मैंने दिखा दिया। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर है बात। और इनका एग्जाम्पल क्या है, हमारा एग्जाम्पल इसके नीचे लिखेंगे अपन, मरीन सॉइल। तो भाई ये अपना कंप्लीट हो चुका है ये वाला डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद अपन पढ़ते हैं फ्लोकुलेंट। तो इसको मैं एक बार बता दूं, ये स्ट्रक्चर 0.0002 mm से कम साइज के पार्टिकल में होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर पार्टिकल के फेस टू फेस अरेंजमेंट के कारण प्राप्त, फेस टू फेस अरेंजमेंट, अतः इसके पार्टिकल पैरेलली प्लेस्ड होते हैं सारे, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स में स्वेलिंग व श्रिंकेज अधिक होती है, जबकि इनकी परमिटिव शियर स्ट्रेंथ कम होती है। एग्जांपल क्या है, मरीन सॉइल। आप इसको उतारो, मैं इसी के अंदर आपको जो लास्ट है दूसरा वाला वो उतार देता हूं। मैं इसे मिटाता हूं भाई, मैं इसी के अंदर दूसरा करूंगा। ये दूसरा लिख दिया मैंने। दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा जो है हमारा वो है दूसरा जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो स्ट्रक्चर कौन सा है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। ठीक, तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर भी किसमें मिलेगा, इन्हीं में मिलेगा, क्ले के अंदर ही। यह स्ट्रक्चर इसमें लिख देता हूं, यह स्ट्रक्चर भी 0.0002 mm से कम साइज के पार्टिकल मौजूद होता है। ठीक है, यह स्ट्रक्चर पार्टिकल के कैसे, एज टू एज या तो एज टू एज होगा या एज टू फेस अरेंजमेंट, एज टू एज या एज टू फेस अरेंजमेंट के कारण प्राप्त होता है। एज टू एज होगा या कैसा होगा, एज टू फेस अरेंजमेंट प्राप्त होता है। अतः इसमें पार्टिकल्स पैरेलली प्लेस्ड नहीं होते। इसमें पैरेलल थोड़ी हो पाएंगे, फिर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स में स्वेलिंग श्रिंकेज कम होती है। पार्टिकल जब पैरेलली प्लेस्ड नहीं तो उसमें पानी एंट्री नहीं कर पाएगा, करेगा तो बहुत कम करेगा, जबकि इनकी परमिटिव शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अधिक, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, अधिक होती है। ठीक है ना। तो इनका एग्जाम्पल क्या है, ये जो हमारा फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर है उसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, लैक्स्ट्राइन सॉइल, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैं इनका अरेंजमेंट एक बार आपको डायग्राम बना देता हूं, किस तरह से ये जुड़े होते हैं फेस टू फेस, सॉरी एज टू एज और एज टू फेस, वो मैं आपको बनाता हूं अभी डायग्राम। देखो आप, अगर लाइन के रूप में दिखाऊं तो ये है हमारा ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक, ये मैंने केवल लाइन के रूप में दिखा रहा हूं आपको, इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब अगर मैं इनको जूम करके दिखाता हूं तो अगर ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है ये हमारा प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और दूसरा हमारा इस तरह से जुड़ गया, ये माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, तो ये क्या है, ये भी इसकी एज है, ये भी इसकी एज है, तो ये तो हो गया हमारा एज टू एज। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, ये मान लो माइनस इधर है, प्लस इधर है, माइनस उधर है, और इसके इधर टॉप पर माइनस, फिर बीच में प्लस। तो इस तरह से अगर, तो देखो ये प्लस यहां पर है, माइनस यहां पर है, तो ये एज पर तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा नहीं, वो कहां पर जुड़ेगा, सेंटर पर जुड़ गया। तो ये कौन सा है, ये इसका तो फेस हो गया और इसकी हो गई एज, तो ये हमारा एज टू फेस अरेंजमेंट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन रहता है। देखो ये एज टू फेस है, फेस टू एज है, तो कंप्लीट में एज टू फेस है, फेस टू एज अरेंजमेंट होता है। तो ये कौन सा है हमारा, इस कंप्लीट को हम बोलते हैं फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कौन सा है हमारा, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है लैक्स्ट्राइन सॉइल। इस तरह से अपना ये कंप्लीट हो चुका है। मैं इसमें आपको एक अब इन तीनों के
अब हमारे कोर्स भी हो चुके हैं, फाइन भी हो चुके हैं। इन तीनों को मैं एक टेबल सी में बना देता हूं जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। तो मैं इसे मिटाता हूं, आप इसे उतार लेंगे, मैं इसे मिटाता हूं। अब देखो, इधर तो मैं लिखता हूं क्या, पार्टिकल साइज 0.2 mm से ज़्यादा, 0.0002 mm से 0.2 mm। और ये चलो यहाँ से स्टार्ट, छोटे से स्टार्ट करते हैं, 0.0002 mm से कम, ये इसमें, और ये 0.2 mm से अधिक। अगर बात करते हैं हम फोर्स की, तो इसमें कौन सा होता है, सरफेस फोर्स। इसमें कौन सा होगा, सरफेस भी होगा, प्लस में वॉल्यूमेट्रिक फोर्स, दोनों होंगे। इसमें केवल वॉल्यूमेट्रिक फोर्स। सरफेस फोर्स का मतलब चार्ज से है, वॉल्यूमेट्रिक फोर्स का मतलब ग्रेविटेशनल से। आप उसको साइड में लिख सकते हो। इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा बनेगा दो प्रकार का स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन सा बनता है, एक तो बनता है इसके अंदर हमारा कौन सा, डिस्पर्स्ड, और एक बनता है फ्लोक्यूलेंट। इसमें केवल एक ही बनता है हमारा, कौन सा बनता है, इसमें बनता है हमारा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। इसमें बनता है कौन सा हमारा, इसमें बनता है हमारा सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। और ये भी हमारे दो बनते हैं, कौन कौन से, एक तो बनता है डेंस और एक बनता है लूज। ये तो खत्म हो ही गया। डिस्पर्स स्ट्रक्चर कैसे बनता है हमारा, ये बनेगा फेस टू फेस ओरिएंटेशन से, और ये एज टू एज या एज टू फेस। तो देखो भाई, आपको एक ही उसमें, एक तरह से आपको एक ही चार्ट में याद हो गया ये पार्टिकल साइज, और ये है हमारा फोर्स स्ट्रक्चर। तो आपको एक से ही याद हो गया कंप्लीट। ये तो हमारे दोनों कौन से थे, ये दोनों तो हमारे फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है, ये हमारा कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर था। इतनी सी बात थी। तो भाई हमारी ये जो यूनिट थी, यूनिट 3 एज वेल एज लेक्चर नंबर 11 हैज बीन कंप्लीटली कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट 4th यूनिट पढ़ेंगे, 12वें लेक्चर में 4th यूनिट पढ़ेंगे हम। वो कौन सी रहेगी हमारी, सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।